नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। मैं रोहित आप सभी के समक्ष दूसरी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इतिहास का पहला चैप्टर जो है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों पे मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो दूसरी वीडियो है उसके साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आप सभी सामने, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त विवरण करें। यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार बनाया गया था राजा महाराजाओं के लिए, उसमें जो राजशाही परिवारों के लिए, तो उसमें जो क्या था उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आंसर पे डिस्कस कर लेते हैं। जो दुर्ग में विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। देखिए दुर्ग में जो मोहनजोदड़ो में जो शहरों का बंटवारा हुआ था वो दुर्ग तथा निचला शहर में हुआ था। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी इतना समझ लिए, जो दुर्ग में विशाल स्नानागार आंगन में एक बना आयताकार था, आयताकार जलाशय था। तो देखिए ऐसा आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था, जो चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी तथा दक्षिण भाग में सीढ़ियाँ थी। इसके उत्तर में तथा दक्षिण भाग में एक सीढ़ी थी जिससे जलाशय के अंदर जाया जाता था। और जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिसमें से एक बड़ा कुआं था। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। जलाशय से पानी एक बने नाले में बह जाता था। जो जलाशय था उसी से जुटा हुआ एक नाला भी था जिसमें जो पानी था वो गंदा पानी वो बह जाता था। तथा एक गलियारे के दोनों ओर चार चार स्नानागार बने हुए थे। ठीक है, एक गलियारे के चारों ओर चार चार स्नानागार बने हुए थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले से बनी थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो हड़प्पा वासियों के आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। कि जो हड़प्पा के निवासी थे वे अपना जो आर्थिक जीवन था वो किस प्रकार नियोजित करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। हड़प्पा वासियों की गतिविधि में कृषि करना तथा मछली पालन शामिल है। ठीक है, पशुपालन, गाय भैंस बैल आदि को पालना तथा बैलों का उपयोग खेत जोतने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तो अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। कुटीर का उपयोग। खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों से यह पता चलता है कि मूर्तियों तथा मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी करते थे। ठीक है, वे बर्तनों का निर्माण भी करके वे अपना पालन पोषण किया करते थे, उसको बेचकर। व्यापार, वे आभूषण तथा मनकों का निर्माण भी किया करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद किन विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो पहली विधि है सावधान का अध्ययन। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, जैसा कि अभी भी हमारे समाज में किया जाता है। ये कई बार अलग अलग आकृतियों के होते थे। कई गर्तों का सतह पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है कब्रों में विविधता। कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले हैं तथा कुछ में नहीं। यह सामाजिक विभिन्नता की ओर संकेत करता है, जैसे शंख के समान तांबे का दर्पण आदि। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जहाँ पे मृदभांड मिले थे, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, वो सामान्यतः गरीबों की जो मृत्यु होती थी तो गरीबों की मृत्यु के साथ मृदभांड है उसको उनके साथ दफना दिया जाता था। परंतु जो अमीर थे वे यदि उनकी मृत्यु के उपरांत जब उनको दफनाया जाता था उसके साथ आभूषण दबा दिया जाता था। ठीक है, तो अगला जो है पॉइंट विलासिता का अध्ययन। पुरातत्वविद ने इन्हें उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत किया है। पहले वर्गों में रोजमर्रा की चीजें जिन्हें पत्थर और मिट्टी से बनाया जा सकता था तथा दूसरे वर्ग में फयांस से निर्मित वस्तुएं थी। जो फयांस था एक तरह का
कह लीजिए आप कि एक बर्तन होता था जो बहुत ही महंगा होता था। ठीक है। तो चौथा जो पॉइंट है, दुर्ग तथा निचला शहर। देखिए जो हड़प्पा शहर था उसमें जो शहरों को दो भागों में बांट दिया गया था। पहला जो था दुर्ग और दूसरा जो था निचला शहर। दुर्ग जो है सामान्यतः ऊंचाई पर स्थित था तथा जो निचला शहर है वो शब्द से ही पता चलता है नीचे स्थित था। ठीक है। दुर्ग में जो राजशाही लोग थे तथा जो निचले शहर में वो आम जनता के लोग रहते थे। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में शहर नियोजन दो वर्ग में बटा था, जैसे कि मैंने बता दिया, दुर्ग और निचला शहर। संभवतः दुर्ग में राजशाही लोग तथा निचले शहर में आम लोग निवास करते थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने से में वहां से प्राप्त मोहरें किस प्रकार सहायक होती हैं, संक्षेप में वर्णन करो। इसमें पूछा है कि हड़प्पा जो वहाँ के लोग थे उनका धार्मिक जो विश्वास था, धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो पहला पॉइंट हो जाएगा, पुरुष देवता। खुदाई में एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता को चिन्हित किया गया है। ठीक है। जिसके सिर पर 3 सिंह दिखाए गए हैं। उसे एक योगी की तरह ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, बिठाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंस तथा पांव पर 2 हिरण हैं। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है वृक्ष और पशुओं की पूजा। एक मुहर पर पीपल की दलियों के बीच एक देवता को दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि वे वृक्ष की भी पूजा की जाती थी। एक अन्य मुहर पर अंकित कुबड़ वाला बैल भी इस बात का सिद्ध करता है। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कुछ मुहरों पर पालथी मारकर योगी की मुद्रा में दिखाया गया जो आद्य शिव की पहचान है तथा धर्म का एक प्रतीक है। कुछ मुहरे भी में बनाए गए एक जानवर जैसे एक सिंगी गेंडा कल्पित तथा संश्लेषित लगते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे। जो पुरातत्वविद थे वो कैसे पहचान करते थे कि यहाँ पे शिल्प केंद्र स्थापित हुआ होगा। तो जो आंसर है पहला, औजार से पुरातत्वविदों को यह जानने में सहायता मिलती थी कि व्यक्ति पहले किस प्रकार के शिल्प कार्य किया करते थे। ठीक है। अपूर्ण वस्तुएं, प्राप्त हुए अपूर्ण वस्तुएं से यह जानने में पुरातत्वविदों को सहायता मिली है कि किसी शिल्प का कार्य को करने की जो विधि होती थी वो कैसे होती थी, कि शिल्प करने की प्रक्रिया क्या थी। ठीक है। कूड़ा करकट, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थरों को काटा जाता था तो इन पत्थरों के टुकड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिया जाता था। ठीक है। और उन्हीं जो फेंके जो पत्थर होते थे उन्हीं से ही वो शिल्प उत्पादन का केंद्र स्थापित कर दिया करते थे। कभी कभी बड़े आकार के टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था, जिसे पुरातत्वविद यह पहचान लगाते हैं कि यहाँ पे शिल्प केंद्र स्थापित किया गया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो आंसर है उसका पहला पॉइंट है, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल विकास प्रणाली थी। ठीक है। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर आधारित बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अलग अलग अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। ठीक है। अपशिष्ट जल को ढकी हुई नालियों के माध्यम से निकाला जाता था जो प्रमुख गलियों के साथ बनी हुई थी। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, यदि घर के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था।
ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो आप बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।